हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं और सामाजिक विज्ञान की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो वह इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने सामाजिक विज्ञान की एक बेहतरीन वीडियो बनाई है। यदि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं ना प्यारे बच्चों, तो 70 नंबर में 70 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक जब कम बहुविकल्पी प्रश्न आते थे तभी का भी, और 23 से जब पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या बढ़ करके 20 आने लगी है, उन सभी को जो रिपीटेड हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न मैं बताऊंगा। यह जो है सामाजिक विज्ञान की महामैराथन वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 70 नंबर में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैंने आप सभी के लिए जितना मेहनत की है, मुझे मेहनत के हिसाब से इस वीडियो पर 1K जो है लाइक आप लोगों को करा देना है, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं ना प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैंने 10 वर्षों का जो प्रश्न है, आप लोग पूरे वीडियो को एक बार शुरू से इसका डेमो देख लीजिए, ताकि आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर जो है झूठ बोल रहे हैं, मेरा टाइम जो है खराब कर रहे हैं, मैं इस समय दूसरा वीडियो देख लेता। तो ऐसा नहीं है। मैंने आप सभी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी को मैंने एक एक करके अपने स्तर से और अपनी भाषा में बढ़िया तरीका से लिख रखा है, ठीक है। किताबी भाषा का मैंने बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आपकी जिम्मेवारी है कि 1K लाइक इस वीडियो पर करा देना है, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। आपका पहला ही प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन पहला है कि सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन 2 है कि चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन सी है कि भगत सिंह ने, और ऑप्शन डी है कि महात्मा गांधी ने। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि करो या मरो का जो नारा दिए थे वो महात्मा गांधी दिए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या दूसरा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या अगला है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मेजनी या काउर? तो ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था, यानी कि ऑप्शन आपका सी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एकदम एक एक क्वेश्चन को अभी पढ़ते हैं ताकि जाकर के एकदम सामाजिक में धुआं कर दे। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस, जर्मनी, इटली या इंग्लैंड? तो नेपोलियन का संबंध प्यारे बच्चों फ्रांस से था, फ्रांस से था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या ऑस्ट्रिया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है प्यारे बच्चों? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, या 1929 ईस्वी में, या 1934 ईस्वी में? तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? आपसी समझौता, गुलामी प्रथा, सशर्त प्रथा या नई दास प्रथा? तो अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमि एक ... संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं? तो भूमि एक कैसा संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी, वाशिंगटन में हुई थी,
जिनेवा में हुई थी या ऑस्ट्रिया में हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जिनेवा में हुई थी। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? उत्पादित सामान, स्वर्ण व चांदी, उत्पादित मशीन या खाद्य पदार्थ? तो एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना गया है? खाद्य पदार्थ के लिए। ऑप्शन डी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982 में, 1984 में, 1986 में या 1985 में? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरुआत किया गया? ठीक है, या किसके द्वारा शुरुआत हुआ? विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश या निर्धन देश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश, यानी कि ऑप्शन ए प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। जीडीपी से क्या तात्पर्य है? जीडीपी से क्या तात्पर्य है? विशाल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या सकल दैनिक उत्पाद? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था डॉट डॉट मजबूत होती है, कमजोर होती है, मजबूर होती है या व्यवस्थित होती है? तो चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है प्यारे बच्चों? मजबूत होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं, ग्रामोदय कहते हैं या स्थानीय प्रशासन कहते हैं? तो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय प्रशासन कहते हैं। ऑप्शन डी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी का, उर्वरक का, तंबाकू का या चाय का? तो किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो उर्वरक का जो है निर्यातक भारत नहीं है, उर्वरक का भारत आयात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में या 2004 ईस्वी में? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2015 में? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 2008 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को या 15 अगस्त को? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजनीति एक डॉट डॉट का क्षेत्र है? विकल्पों का क्षेत्र है, संभावनाओं का क्षेत्र है, प्रयासों का क्षेत्र है या ये सभी का क्षेत्र है? तो राजनीति एक संभावनाओं का क्षेत्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक है? बिहार की, राजस्थान की, मेघालय की या हरियाणा की? तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक है? तो हरियाणा की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक क्षेत्रक जो है सबसे अधिक रोजगार देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन है? लाभ, सेवाएं, कर या पूंजी? तो देखिए उत्पादन का कौन सा साधन है? तो पूंजी माना जाता है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न।
जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने एक कदम चयन करके लिखा है। बोर्ड पेपर में 100% ये पक्का आने वाले क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी सेट में ये बिल्कुल आएंगे। तो एक एक बात को बढ़िया से पढ़िए और वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। चलिए, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो नेपोलियन द्वारा किया गया कौन सा सुधार था, उसका जो है वर्णन करना है। लिखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था और उसके असाधारण मतलब कि जो साधारण न हो, असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? तो पहला सुधार याद करना है, उसने शासन संबंधी सुधार किया था। नेपोलियन जो था शासन संबंधी सुधार किया था। नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए शासन पर केंद्रीकरण कर दिया। दूसरा सुधार था आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार का मतलब है बाबू कि धन दौलत से संबंधित सुधार, रुपयों पैसों से संबंधित सुधार। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। मादक द्रव्यों, ये मादक यानी कि नशीले द्रव्यों को कहा जाता है, नमक आदि पर कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी को समाप्त कर दिया। ठीक है। तीसरा सुधार में लिख दीजिएगा धार्मिक सुधार। तो नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। ठीक है। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। और चौथा सुधार में लिखेंगे शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इस तरह से नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का जो है हम लोग वर्णन कर दिए। अब आगे पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रथा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। ठीक है। उसके बाद प्रसा एक पद होता था। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व को संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटोवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। ठीक है। आगे लिख देना है कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है। जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम की जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जर्मनी के एकीकरण का जो है लिख करके आना है। ठीक है, समझ लिए। और ये इंपॉर्टेंट है तो इसे तैयार करके जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और परिणाम क्या हुआ। तो देखिए लिखना है उत्तर में रॉलेट एक्ट, हेडिंग लगाना है। लिखना है कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिनमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल भेजा जा सकता था। ठीक है, या बंद किया जा सकता था। तो देख लीजिए केवल भारतीयों पर शंका होती थी तो शंका के आधार पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता था और 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। रॉलेट एक्ट के तहत ये सारी चीजें होती थी। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया था। ठीक है, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी रॉलेट एक्ट का ही परिणाम के तहत हुआ था। अब विरोध में लिखेंगे, हेडिंग लगाना है आगे प्यारे बच्चों विरोध। ठीक है,
विरोध में लिखना है कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। पहला, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। ठीक है, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया था। तो रॉलेट एक्ट का विरोध भी बहुत पुरजोर तरीके से हुआ था। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? गांधी जी द्वारा सत्याग्रह चलाए गए आंदोलन का क्या विचार था, क्या परिणाम था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की। पहला उन्होंने बताया था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जिक्र किए थे कि प्रतिशोध की भावना या आक्रमण का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तीसरा जिक्र किए थे कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो इस तरह से सत्याग्रह के जो विचार थे वो एक एक करके हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। 1929 में जो महामंदी हुई थी, क्या कारण थे, लिखना है। लिखेंगे प्यारे बच्चे उत्तर में, 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार न रहा। दूसरा लिखेंगे, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादक की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अत्यधिक उत्पादन शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमत और गिरने लगी। दूसरा कारण तो ये था। तीसरा क्या कारण था प्यारे बच्चों? तो यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई। और चौथा लिखना है, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां के लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। तो इस तरह से महामंदी के कारणों की जो है व्याख्या करके आना है और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। देखिए कितने मैंने सटीक अपने तरीके से लिखा है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। यदि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन हो रहा है तो उसके रोकथाम के लिए क्या आप करेंगे, ये आपको बताना है। लिखना है, मृदा के कटाव और उसके बहाव के प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएं। कौन कौन से तरीका अपनाना है? तो पहला है प्यारे बच्चों कि पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई भी कहा जाता है। दूसरा है, पर्वतीय ढाल पर सीढ़ीदार खेत बनाकर और नालिका अपरदन को रोका जा सकता है, यानी तेज गति से जो जल है उसके बहने से रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार खेती कृषि काफी विकसित है। तीसरा लिखेंगे कि पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से रोका एवं खेती के काम में लगाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध और नालिका के फैलाव को रोकते हैं। तो इस तरह से लिख देना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे क्वेश्चन मैंने लिया है। शुरू में ही बताया था कि जितने जो है पेपर है मैंने सबको एनालिसिस किया, उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चन लिख दिए ताकि मैं आप सभी के लिए
एक अच्छी सी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। अगला प्रश्न है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। तो लिखेंगे कि जल के विशाल भंडार तथा नवीनीकरण, ठीक है, नवीनीकरण गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। पहला है जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या। लिखेंगे कि जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके सिंचित क्षेत्रों को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों कि जल का असमान वितरण भारत में, ठीक है, भारत में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। ठीक है, तीसरा लिखेंगे कि निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों की निजी कुएं व नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे जल का स्तर नीचे गिर रहा है। तो ये भी एक जो है जल दुर्लभता का कारण है। तो इस तरह से जल दुर्लभता के हमने 3 कारण बताए हैं। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या, जल का असमान वितरण और निजी कुएं या नलकूप। अगला क्वेश्चन लिखेंगे प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। लिखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ था। पहला क्या है कि 2 स्तरीय शासन व्यवस्था रहेगी। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। दूसरा, कठोर संविधान। ठीक है, हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा निम्नलिखित रूप से किया गया है। इसमें बहुत सा परिवर्तन करना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी मंजूरी लेनी पड़ती है। तीसरा है शक्तिशाली न्यायपालिका। ये भी जो है संघीय व्यवस्था का ही हिस्सा है। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित विवाद का फैसला उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, अब 4 नंबर में लिखेंगे वित्तीय स्वायत्तता, यानी कि धन संबंधी विवाद या धन संबंधी नियम। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाना, राजस्व उगाहना और संसाधन जमा करने का अधिकार है। 5वां लिखेंगे केंद्रीय संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा गया है। ठीक है, सरकारें 2 हैं लेकिन केंद्रीय सरकार का जो है शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, वो भारतीय संघवाद की व्यवस्था थी। संघवाद में लिखेंगे कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। संघवाद की विशेषताएं, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाले होती है। जो यहाँ संघवाद होता है यहाँ या तो सरकार 2 स्तर की रहेगी या 2 से अधिक स्तर की रहेंगी। दूसरा लिखेंगे अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही समूह पर शासन करती है, पर यह कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र होता है। 3 नंबर में लिखना है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों के सहमति से ही हो सकते हैं। 4 नंबर में लिखना है प्यारे बच्चों कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। और 5 नंबर में लिखेंगे कि इस प्रकार
संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विभिन्नताओं का पूरा सम्मान करना। तो इस तरह से हम लोग प्यारे बच्चों 5 के 5 संघवाद क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है हम लोग लिख देंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारे के सारे हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। लिखेंगे कि ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है गैर परंपरागत या नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण में लिखना है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। अब सौर ऊर्जा में लिखना है कि सौर ऊर्जा हेडिंग लगाएंगे। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है या किया जाता है। पवन ऊर्जा के बारे में लिख देना है, ऊर्जा के ये भी गैर परंपरागत स्रोत है। पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेती की सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में है। बायोगैस, ठीक है। तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। अब 4 नंबर में लिखेंगे भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का हम लोग विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। तो 4 हम लोग जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में वर्णन कर दिए। अब जो विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए, ये आपको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब हम लोग लिखे हैं जो विविधता क्या है। हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले जैव विविधता। जैव विविधता के जीव मंडल में पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जाति विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है, जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है तथा कई संकटग्रस्त है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे लिखना है मानव जीवन के लिए महत्व। मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधताओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपयोग की दृष्टि से मानव से अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया है। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में इसकी क्या महत्ता है, इसका हम लोग वर्णन कर दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे बच्चों कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे मृदा के कटाव और उसके बहाव के प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, 2 बार हो गया, तो चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो इस प्रकार से हैं। इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों एवं बहुराष्ट्रीय हैबवर्ष साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, अनेक स्थानों पर इनके रूप प्रचलित थे। 1830 के दशक में
जियुसेप्पे मैज़िनी ने इटली को एकीकरण करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और यंग इटली नामक संगठन का स्थापित किया। 1859 ईस्वी में सर्डानिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में जियुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक भी भाग लिया था। 1860 में दक्षिण इटली व दो सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से स्पेन को पराजित किया। 6 नंबर में लिख देना है कि 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकरण इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण जो है पूर्ण हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने आप सभी के लिए इतने सारे जो है हर एक पेज पर इम्पोर्टेंट जितने भी थे सारे बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन लिख करके आप सभी के लिए एक अच्छी सी वीडियो 30 मिनट के अंदर पूरे किताब का प्रोवाइड करा दिया। तो आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो है मैं आप सभी के लिए एक ऐसी ही बिल्कुल अच्छी वीडियो ले करके आऊँ। देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।